हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, राइट? तो आज हम देखेंगे नेचर ऑफ रिएक्शन कि जो नाभिकीय अभिक्रिया होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। नेचर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, नेचर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, किस प्रकृति का होता है न्यूक्लियर रिएक्शन, है ना, उसको हम देखेंगे। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, द नेचर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यूज्ड इन दैट रिएक्शन। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन का जो प्रकृति होता है, जो नेचर होता है, वो किस पे निर्भर करता है? प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की ऊर्जा पे, प्रक्षेप्य कण की ऊर्जा पे निर्भर करता है। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? कि न्यूक्लियर रिएक्शन का जो नेचर होता है, जो भी प्रकृति होती है, वो किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है प्रक्षेप्य कण की ऊर्जा पर निर्भर करती है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में कितनी ऊर्जा का पार्टिकल, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि डी ब्रॉगली ने बताया था कि हर मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट करती है, तो उस वेव का कुछ वेवलेंथ भी होगा, है ना। जब वेवलेंथ है तो उसकी कुछ एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी पर निर्भर करता है कि आपका प्रोजेक्टाइल पार्टिकल कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ उस न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर रहा है। तो वो डिसाइड करता है कि आपका न्यूक्लियर रिएक्शन किस तरह का होगा। यदि आप काइनेटिक एनर्जी, जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को आप K से डिनोट करते हो। K इज व्हाट? K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल अगर K है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी K है, और इसका मास है स्मॉल m, ठीक है। तो उस पार्टिकल के साथ में, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के साथ में जो वेव एसोसिएट कर रही है, उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? अपने को पता है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? h अपॉन p की वैल्यू क्या होती है? mv, ठीक है। अब अगर आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालोगे हाफ mv स्क्वायर से, तो इसको आप K से डिनोट करो, ठीक है, ताकि फॉर्मूला बनाते बने। तो K इज इक्वल टू, K क्या है? समझ लीजिए काइनेटिक एनर्जी है। K इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ PP, PP मीन्स प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। K की वैल्यू क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी की हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप V की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2K अपॉन m, ऐसा आ जाएगा। अब इसके बाद जब आप इस वैल्यू को अपने लैम्डा की वैल्यू में रखेंगे, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, h अपॉन mv, K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, V की वैल्यू निकल गई अंडर रूट 2K बाय m। इस वैल्यू को आप वापस लैम्डा की वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m अंडर रूट 2K अपॉन m, ओके। इस m को आप लिख सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट m, इस m को, और ये अंडर रूट 2K अपॉन अंडर रूट m। यहाँ पे अंडर रूट m और अंडर रूट m कैंसिल हो जाएगा। सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m। तो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट कर रही है, उसकी वेवलेंथ कितनी निकल गई? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m। जहाँ पे h क्या है? h है प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पर दो केसेस पॉसिबल हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। ये दोनों कंडीशंस अप्लाई करने से रिएक्शन की जो नेचर है वो बदल जाती है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन के नेचर के बारे में। हमने अभी क्या फॉर्मूला निकाला? लैम्डा इज इक्वल टू
H/√2mk, ये वैल्यू निकाली है हमने, है ना। अब हमको ये देखना है कि कैसे नेचर बदल जाता है, रिएक्शन कैसे बदल जाते हैं, क्यों किसी में कैसा रिएक्शन होता है और किसी में कैसा रिएक्शन होता है। तो उसके लिए अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहला पॉसिबल जो केस है, तो मैं क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें से पहला केस क्या होगा, पहला केस ये होगा कि जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल के साथ में जो वेवलेंथ एसोसिएट कर रही है वो साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस का जो साइज होता है उससे ज्यादा हो। क्या बोल रही हूं मैं, बोल रही हूं वेवलेंथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, प्रक्षेप्य कण का जो तरंगदैर्घ्य है उसकी वैल्यू ज्यादा है किससे, साइज ऑफ द न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस के साइज से, ठीक है। जब वेवलेंथ, जो प्रक्षेप्य कण का जो वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य है वो न्यूक्लियस के साइज से ज्यादा है, तो पहला केस इसमें बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस बनेगा कि जब वेवलेंथ जो है सेम wavelength of projectile particle, and it will be equal to, when it will be equal to the size of the nucleus। तो ये 2 केसेस की बात किया है न्यूक्लियस की नेचर, न्यूक्लियस के नेचर में, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्या, वेवलेंथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल न्यूक्लियस इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ न्यूक्लियस। सेकेंड क्या हो जाएगा, वेवलेंथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज इक्वल टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये 2 केसेस आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब इसके बाद पहला केस लेते हैं हम कि पहला केस होगा तो क्या होगा। जब पहला केस होगा मतलब कौन सा, कि वेवलेंथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, जब ज्यादा रहेगा तब क्या होगा, तब आपका जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है वो स्ट्राइक करेगा, है ना। देखिए जैसे ये प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है आपका ए, वो एक्स से क्या करेगा, स्कैटर्ड होगा इसका, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्शन होगा उसमें जो टारगेट न्यूक्लियस है, इस टक्कर के बाद जैसे ही लार्ज कंपेयर हुआ तो प्रोजेक्टाइल स्कैटर करेगा एक्स से विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ टारगेट न्यूक्लियस, ठीक है। वो क्या कर रहा है, उससे टकरा तो रहा है लेकिन इस एक्स की कंपोजिशन को चेंज नहीं करेगा। द प्रोजेक्टाइल गेट स्कैटर्ड विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। प्रोजेक्टाइल क्या हो जाएगा, स्कैटर्ड हो जाएगा, प्रकीर्णित हो जाएगा और वो कंपोजिशन को चेंज नहीं करेगा। ये जो रिएक्शन है जिसमें एक्स का कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल प्रकीर्णित हो जा रहा है, स्कैटर्ड हो जा रहा है, इस स्कैटरिंग को रदरफोर्ड स्कैटरिंग भी कहते हैं। रदरफोर्ड स्कैटरिंग। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में क्या हो रहा है कि जो वेवलेंथ है किसका, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का, वो न्यूक्लियस के साइज से ज्यादा है। जब ज्यादा है तो क्या हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जैसे ही टारगेट न्यूक्लियस से टकरा रहा है तो ये स्कैटर्ड हो जाता है विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। वो इस टारगेट न्यूक्लियस की कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जो स्कैटरिंग है, इस तरह की जो रिएक्शन है, ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग कहलाता है। और इस प्रोसेस में, इस रदरफोर्ड स्कैटरिंग में, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो टोटल मोमेंटम है, जो कुल संवेग है, वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है टोटल। और इसमें जब जो एनर्जी होती है, जो जब कोलिजन हो रहा है तो उस समय कुछ एनर्जी रिलीज होगी ना, तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग कोलिजन,
वो क्या कहलाती है, उसके कारण ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी भी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी कंजर्व होने का मतलब क्या समझ में आता है कि जो एनर्जी है वो रिलीज हुई है ना, तो टोटल एनर्जी भी रिलीज, इसमें टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहेगा और टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें कंजर्व रहेंगी। अब इसके बाद सेकंड, फर्स्ट केस में क्या क्या देख लिया हमने। फर्स्ट केस में हमने देखा कि वेवलेंथ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का न्यूक्लियस के साइज से ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो क्या हो रहा है कि प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो है वो स्कैटर्ड हो जाता है टकराने के बाद विदाउट चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। ये जो स्कैटरिंग है रदरफोर्ड स्कैटरिंग कहलाती है। टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, एंड टोटल एनर्जी जो रहती है वो कंजर्व रहती है। ये पूरा होल प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, वेवलेंथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इक्वल टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की साइज के बराबर है। तो जब न्यूक्लियस की साइज के बराबर है तो क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। पहले वाले में तो क्या हो गया, ये स्कैटर्ड हो गया, रिएक्शन नहीं हुआ। पर जब सेकंड केस आता है तो उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन भी होगा प्रोजेक्ट, और ये जो टारगेट न्यूक्लियस है इसका कॉम्पोजिशन भी चेंज होगा। ठीक है, और जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस बनेगा उसका वो जो है वो आपके टारगेट न्यूक्लियस से अलग रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक एमिटेड पार्टिकल भी मिलेगा, जो इमर्जेंट पार्टिकल होता है वो भी मिलेगा। तो क्या समझ में आ रहा है कि अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होना है, जो न्यूक्लियर रिएक्शन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, A+X गिव्स Y+B+Q, ये हमने पढ़ा है। तो अगर ये रिएक्शन हो, ये रिएक्शन पॉसिबल हो, तो ये कब हो सकता है, जब प्रोजेक्टाइल पार्टिकल का वेवलेंथ इस नाभिक के साइज के बराबर होगा, तभी ये होल रिएक्शन पॉसिबल होगा। तभी हमको एक प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिलेगा, एक इमर्जेंट पार्टिकल मिलेगा और कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये रिएक्शन होने के लिए क्या चीज चाहिए कि वेवलेंथ ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल शुड बी इक्वल टू द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, तो ये पूरा होल प्रोसेस होता है, तब जाके एक न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। ओके, थैंक यू।